हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नरेंद्र पूनिया और आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि किसी कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और हम जानते हैं कि किसी कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान होता है। और यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर यूनिफॉर्म ज्ञात करना है, समान हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम एक डिवाइस काम लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। ठीक है, अब देखिए गाइस, हम जानते हैं कि किसी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू जो वो समान नहीं होती है। यानी अभी हमने बात की कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि यानी हमारे पास कोई कॉइल है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे हम उसकी एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड समान चाहिए कॉइल की वजह से, तो हम ये युक्ति काम में लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ जो कॉइल है वो क्या होती है। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के अंदर हम दो युक्ति काम लेते हैं, दो कॉइल काम में लेते हैं जो समाक्षी होती है, कोएक्सियल होती है। यानी यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के टायर होते हैं जैसे दो आमने सामने जैसे लगे होते हैं, वैसे इस युक्ति के अंदर दो कॉइल होती हैं, और जिसके अंदर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यानी यहाँ धारा की दिशा जो है वो दोनों में सेम होगी और उसका परिमाण भी क्या होगा, सेम होगा। और इन दोनों कॉइल के सेंटर के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो इन कॉइलों के दोनों कॉइल के रेडियस के इक्वल होती है। यानी यहाँ पर ए डिस्टेंस है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, ए होगी। ऐसी युक्ति को हम क्या कहेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, जिसका उपयोग करते हैं हम किसी कॉइल से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। अब देखिए गाइस, आपको इसके बीच जो डिस्टेंस है, इसके मिड पॉइंट यहाँ पर कोई ओ है और आपको इस ओ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर ज्ञात करेंगे तो दोनों कॉइल के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करें तो वो हमें यूनिफॉर्म प्राप्त होगा। वो कैसे होगा आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब जैसे में इस बिंदु ओ है, पॉइंट ओ है, मिड पॉइंट ओ है, तो इन दोनों कुंडली जो है इनके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए, मैंने जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इन कुंडलियों के अंदर आप दिखाई दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये न्यू समझ सकते हैं, हमारे पास ये कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है। ठीक है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। तो हम इसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए क्या काम में लेते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, अब जैसे हम डायरेक्शन निकालना चाहें कि दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि आपकी जो कर्ल की हुई अंगुलियां हैं, मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं, वो तो धारा की डायरेक्शन में है, और जो अंगूठा है वो किस डायरेक्शन में रहता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब जैसे हमारे पास ये कुंडलियां एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस मुड़ी हुई अंगुलियों को हम उस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी इसी कुंडली के कारण, सीमन कुंडली के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में होगी, जिसे मैं लिख देता हूँ B1। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरी हमारे पास कुंडली है तो उसमें भी तो एंटी क्लॉकवाइज जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी दिशा में होगी। देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो कह देंगे हम कि जो B2 है वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन होगी। यानी B1 और B2 जो है मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, चलिए आप इसको कैलकुलेट करते हैं कि इस पॉइंट O पर जो यूनिफॉर्म हमें चार्ज प्राप्त होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई कॉइल है और उस कॉइल के सेंटर से कोई x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है या O है, कुछ भी ले सकते हैं, तो उस पॉइंट P पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट में पढ़ा है कि उसमें उसका मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, B = μ0 Ni a² अपॉन 2a² प्लस x² की पावर 3/2। ये हमारे पास क्या होता है, किसी कॉइल के x डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, O है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, जो हमने पीछे पढ़ चुका है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। अच्छा, हमें यहाँ पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये A है यहाँ तक की, तो ये दोनों कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। यानी ये दोनों डिस्टेंस जो कितनी हो जाएगी, a/2
टू हो जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ x क्या है, ये तो डिस्टेंस है, ठीक है। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a/2, यदि इस पॉइंट पर निकालना है तो जैसे देखिए हमें पहले है ना b1 निकालना है यहाँ पर, तो b1 निकालना है, ठीक है। तो b1 कितना होगा आपके पास, म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस x की जगह क्या लिख देंगे हम, a/2 का होल स्क्वायर और 3/2 इसकी पावर आ जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक आपको बताइए कि b1 और b2 जो वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में है और दोनों के यहाँ पर डिस्टेंस जो है a12 और a/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है b1 b2 दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b1 इक्वल्स टू b2, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, समान होगा। यानी यहाँ पर हम इस x की जगह क्या लिख रहे हैं, हम a/2 लिख रहे हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखिए, इसको सरल कीजिए तो हम लिख देंगे b1 इक्वल्स टू b2, ठीक है, म्यू नॉट, ये इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 म्यू नॉट ni, ठीक है, अपॉन और नीचे आ जाएगा 5 √a। ये हमारे पास वैल्यू आएगी जब इसे हम सरल करेंगे, ठीक है। सरल करके देख लेना चाहिए। अब ये हमारे पास आ गया b1 और b2 की वैल्यू आ गई। अब जैसे हमें निकालना क्या है, इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, टोटल कितना होगा। तो टोटल बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड पर O पर कितना होगा, इस कुंडली के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा और C2 कुंडली के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी हम यहाँ पर कहना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो b1 प्लस b2 होगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यानी हमारे पास b1 और b2 की वैल्यू दो समान है तो मैं 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 2 टाइम्स 4 म्यू नॉट ni अपॉन 5 और a, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और जब इसे इस वैल्यू को सरल करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.716 और म्यू नॉट ni अपॉन a, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट जो O है, इस O पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि हमारे जो फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर म्यू नॉट का स्थिरांक होता है और n क्या होती है, n होता है हमारे उस कुंडली के ऊपर फेरों की संख्या, ठीक है। यानी उस पर कितने जो है वो तार लपेटे हुए हैं। आई क्या होती है, हमारी विद्युत धारा होती है। ए क्या है यहाँ पर इस कुंडली की, क्या है, रेडियस है, जैसे इसमें भी बात करना चाहिए, ए रेडियस है, एक्स क्या है, इस ओ से ये डिस्टेंस होती है और ए क्या है, रेडियस होती है, आई हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और एन क्या है, उस पर फेरों की संख्या है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब बात करना चाहिए इनकी ग्राफ की, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास x डेश है। अब ये जो मैंने लाइन यहाँ पर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं C1 की वजह से, ठीक है, यानी C1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ ले लेता हूँ मैं C2, ठीक है, यहाँ क्या लेता हूँ C2 है। अब मैंने बताया कि यहाँ पर जो कुंडली होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसके कारण जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक समान नहीं होता है। यानी उसके सेंटर में तो क्या होता है मैक्सिमम, और जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे वो घटता जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार C2 कुंडली के कारण भी ऐसा ही होगा, ठीक है, C2 कुंडली के कारण भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आगे बात समझे। अब हमें इसके मिड पॉइंट O पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, ये जो मैंने क्या बताया है समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बनने वाला जो ग्राफ है इस तरह से बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा, कैसा, यूनिफॉर्म प्राप्त होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा। आगे बात समझे। तो ये थी हमारे हेल्महोल्ट्ज कॉइल। अच्छा गाइस, यहाँ पर ध्यान रखना, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आपको रिपीट करवा दूं कि ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल होती क्या है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि दो समकक्षीय मतलब यहाँ कोएक्सियल, ठीक है, कोएक्सियल दो क्या होती है, कॉइल होती हैं जिसमें सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती हैं, ठीक है।
फिर अगली बात है कि इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस के इक्वल होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल कहते हैं। अच्छा, ये काम क्यों लेते हैं युक्ति, इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग आपको ध्यान रखना है कि किसी कोयल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड असमान होता है, और जब हमें समान मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है तब हम इसे काम में लेते हैं। अब इसको काम में लेते हैं तो इसके मिड पॉइंट पर जैसे अभी मैंने निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, किसी कोयल के बिंदु से किसी अक्ष पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हम जानते हैं जैसे इस ओ से, ठीक है, लास्ट वीडियो पढ़ चुके हैं जिसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास, और हमने यहाँ पर b1 b2 इक्वल्स किया, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों के कारण जो डिस्टेंस वो भी सेम है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड b1 और b2 सेम होंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और हमारे पास क्या आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो आई होप वीडियो की आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।